मामा टीवी। किरणपुर नाम के एक गांव में कुछ डाकू हमेशा घोड़ों पे आकर मार्केट में सभी दुकान वालों को लूटते थे। उन डाकुओं का मालिक था मिट्टू सिंह। वह जब भी गांव में आता था सभी दुकान वाले डर के मारे उसे पैसे देते थे। एक दिन मिट्टू सिंह उनके डाकू साथियों के साथ मार्केट में आया। मुंह क्या देख रहे हो रे? जल्दी से पैसे इस थैली में डाल दो, नहीं तो भगवान के पास पहुंचा दूंगा बिना टिकट के। उसी मार्केट में रतन करके एक आदमी था। उसका कपड़े बेचने का दुकान था। रतन का एक बेटा भी था जिसका नाम जतिन था। जब जतिन रतन के दुकान के बाहर खेल रहा था तभी मिट्टू सिंह वहां पर आया और धमकी दी। क्यों रे रतन, बहुत दिन हुआ देख के, कैसा चल रहा है व्यापार? आ जाओ, जल्दी पैसे लेके आ जाओ। सरदार, आपने पिछले हफ्ते ही आकर पूरा पैसा लेके गए, याद नहीं है क्या? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक ही महीने में 2 बार पैसे कैसे दे सकता हूँ? तभी मिट्टू सिंह के एक साथी ने ऐसा बोला। हाँ सरदार, हमने रतन से पिछले हफ्ते ही पैसा लिया है। अरे तुम चुप रहो, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं कितने बार भी पूछूंगा पैसा देना है। पैसे नहीं हैं तो नए कपड़े दे दो, हम सभी डाकू नए कपड़े सिलवाएंगे। ऐसा बोलकर डाकू हिम्मत सिंह बहुत सारे कपड़े बांध कर लेके जाता है। ये सब देखकर रतन रोने लगता है। तभी एक औरत ने बोली, ये हिम्मत सिंह को किसी भी तरह रोकना है, इसकी वजह से हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। ये सब देखकर जतिन अपने मिनी ट्रैक्टर में हिम्मत सिंह और डाकुओं का पीछा करता है। हिम्मत सिंह जाकर एक मेडिकल शॉप पे रुकता है। वहां जाकर आस्थमा के लिए एक दवाई पूछता है। तभी उस मेडिकल शॉप वाले ने बोला, अरे हुजूर, आस्थमा के लिए तो मछली की दवाई बहुत फेमस है। मैं कल ही मंगवाता हूँ, आप अभी आराम कीजिए, मैं कल भिजवा देता हूँ। ये सब सुनकर जतिन को एक आइडिया आता है। अगले दिन जतिन अपने मिनी ट्रैक्टर पे कुछ मछली रखकर उनके मुंह में बेहोश होने की दवाई डाल देता है और सीधा वह ट्रैक्टर पे हिम्मत सिंह का अड्डा के पास चला जाता है। सरदार, मुझे मेडिकल शॉप वाले ने भेजा है, ये लो, लीजिए दवाई। हाँ, और एक बात, ये दवाई आप सभी डाकू भाइयों को भी लेना है, नहीं तो फिर से आपको आ जाएगा। ऐसा बोलते ही हिम्मत सिंह और सारे डाकू उस मछली को मुंह में डाल देते हैं। तुरंत सभी डाकू और हिम्मत सिंह बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी जतिन जाकर पुलिस और गांव वालों को बुला लेता है और डाकुओं को अरेस्ट भी करवा लेता है। सभी लोग और पुलिस उसका बहुत तारीफ करते हैं। शाबाश बेटा, तुमने तो हम पुलिस का काम भी कर दी, बहुत अच्छा। आज से तुम हमारे इन्फॉर्मर हो। ऐसा जतिन उसके मिनी ट्रैक्टर में घूमते घूमते गांव का सेवा करने लगा। सागरपुर गांव में एक गरीब लड़की शीला अपनी दादी के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर किया करते थे। एक दिन जब शीला गांव में घूम रही थी तो उसने गांव की एक अमीर लड़की रेखा को एक पपीता खाते देखा। अरे वाह रेखा, तुम पपीता कहाँ से लाई हो? ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, थोड़ा मुझे भी खिलाओगी? शीला की बात सुनकर रेखा ने कहा, मेरे पिताजी शहर से लाए हैं पपीता, बहुत मीठा है और वो मेरे लिए लाए हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? हाँ। रेखा की इस बात का शीला को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते अपने घर गई। उसे रोता देख उसकी दादी ने पूछा, अरे रो क्यों रही है, क्या हुआ? शीला ने रोते रोते अपनी दादी को सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी दादी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसकी दादी ने कुछ सोचकर कहा, चल आज मैं तुझे एक जादुई पपीते का पेड़ दिखाऊंगी। हाँ,
मगर याद रखना, उस पपीते के पास पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा बेटी। कोई बात नहीं दादी, मुझे पपीता खाना है। आप जो भी कठिनाई कहोगे मैं उसे पार कर लूंगी। शीला की दादी उसे लेकर पहाड़ी के ऊपर चल पड़ती है और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ा पपीते का पेड़ दिखाई देता है। पपीते देखकर शीला खुश हो जाती है। वो अपनी दादी से कहती है, अरे वाह दादी, इतने सारे पपीते! अब तो हम दोनों मिलकर खूब मीठे मीठे पपीते खाएंगे और कुछ गांव वालों के लिए भी ले जाएंगे, है ना दादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो खुश है ना? अब देख, मैं बहुत थक गई हूँ, तू पपीते तोड़, मैं यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेती हूँ। शीला उस पेड़ से खूब सारे पपीते तोड़ती है और एक गठरी में बांध लेती है। दादी, मैंने पपीते तोड़ लिए, चलो गांव वापस चले। और वो दोनों पपीते लेकर गांव के लिए उतरने लगते हैं। लेकिन जब वो पहाड़ी के बीचों बीच पहुंचते हैं तभी वहाँ एक बहुत बड़ा बंदर आ जाता है और इशारा करके पपीते मांगने लगता है। शीला पपीते की गठरी उतार कर नीचे रखती है और बंदर देखते ही देखते सारे पपीते खा लेता है। वो सिर्फ एक पपीता शीला के लिए छोड़ता है। शीला वो एक पपीता लेकर अपनी दादी के साथ वापस घर आ जाती है। लेकिन वो जैसे ही खाने के लिए पपीता काटती है तो हैरान हो जाती है। उस पपीते के अंदर से बहुत सारा धन, पैसा, जवाहरात, हीरे, मोती निकलने लगते हैं। यह देखकर शीला की दादी बोलती है, अरे बेटी, ये जादू है जादू, तेरी नेक दिली और पपीते के पेड़ का जादू, ये सब उसी की कृपा से हुआ है। और वो गांव वालों को, पशु पक्षियों को और खासकर बंदरों को खूब सारे पपीते खिलाते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। भूमिगत सोने का हैंडपंप। कानपुर नाम के एक शहर में कविता नाम का एक लड़ाकू औरत रहती थी। उसका एक बेटा था प्रमोद। कविता बहुत लालची थी, सोना और चांदी से बहुत लगाव थी। कविता चाहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी बड़े से घर में हो और दहेज में करोड़ों रुपया और ढेर सारा सोना गहने लाएं। और ऐसा ही उसने प्रमोद के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन प्रमोद कविता के पास आया। माँ, मैं अपनी मन की बात बोलना चाहता हूँ। मुझे मेरी क्लासमेट स्वप्ना से प्यार हो गया है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कविता प्रमोद के सामने कुछ बोल नहीं सकी। अरे ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा प्रमोद स्वप्ना से शादी करके उसे घर लेके आता है। आओ बेटा आओ, मेरी तो किस्मत जाग उठी। आज सोने जैसा बहू आई है, फिर असली सोने की क्या जरूरत है। कविता के बातों को स्वप्ना और प्रमोद समझ न सके। जब प्रमोद घर में रहता था तभी कविता स्वप्ना को बहुत अच्छी तरह से देखने लगी। मिठाइयाँ खिलाती थी और कुछ काम नहीं करने देती थी। लेकिन जब प्रमोद बाहर जाता था स्वप्ना को बहुत तंग करती थी। खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी, गालियाँ देती थी और सोना लाने के लिए कोसती थी। हाँ, बदसूरत लड़की, मेरे बेटे को हड़प लिया है, अभी मेरे जायदाद को हड़प लगी क्या? तुमको खाना देना भी बेकार है। मेरे सारे सपनों को नाश कर दिया है। मनहूस, चले जाओ यहाँ से, जाकर कहीं मर जाना। ये सारी बात स्वप्ना प्रमोद को बोलती है, लेकिन वह मानता नहीं है। मेरी माँ तुम्हें बेटी जैसी देख रही है, लेकिन तुम ये बातें कर रहे हो, शर्म मानी चाहिए। ऐसा डांट कर चला जाता है। उस दिन शाम को आत्महत्या करने के लिए स्वप्ना जंगल की ओर चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। लगता है मरना चाहती है, तभी तो इस जंगल में मेरे पास आई है। हाँ हाँ, मुझे मार दो, कम से कम मेरी सास से छुटकारा तो मिलेगी। अरे क्या हुआ बेटी, उम्र में छोटी हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? स्वप्ना सारी बात बोलती है। तुरंत उस चुड़ैल ने स्वप्ना से कुछ बोलती है और एक जादुई हैंडपंप प्रकट हो जाता है। जब स्वप्ना उसको चलाई, उसमें से बहुत सारा सोना, जवाहरात और हीरा मोती
खाने लगते हैं। वो सब एक ट्रैक्टर में डालकर स्वप्ना घर आती है। इतने सारे सोना और गहने को देखकर कविता प्यार से बातें करने लगती है। अरे स्वप्ना, तुम तो साक्षात लक्ष्मी के रूप हो। तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। आइए माँ जी, ये सब आपके लिए ही है, आकर इन्हें पहनिए। जैसे ही कविता गहने पहनी, जादू से सारा सोना सांप और कीड़े मकोड़े में बदल जाते हैं और स्वप्ना उस चुड़ैल की तरह बदल जाती है। ये देखकर कविता वहां से भागने लगती है और फिर वापस नहीं आई। तब से स्वप्ना और प्रमोद शांति से जीने लगते हैं।